हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए छलावे की एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन कहानियों को सुन सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ उसे घटे हुए 37 वर्ष से अधिक हो चुका है। यहाँ जगह नाम को बदल कर पेश किया गया है, परंतु घटना में कोई बदलाव नहीं किया है। आप लोग जानते हैं, कोई ना कोई वाहन हम सभी के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही निजी वाहनों से लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। और उसमें भी अगर कोई रोड हॉन्टेड हो तो अंधेरा होने के बाद लोकल आदमी उस रोड को अवॉइड कर अन्य मार्ग से यात्रा पूरी करता है। लेकिन ट्रक वालों की लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं और उनके किस्सों की कोई कमी नहीं होती। ये एक ऐसी ही कहानी है। अब से 37 साल पहले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से कस्बे जसवंत नगर में एक सामान्य रहन सहन वाला मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। 250 गज में बना मकान, एक गाय, 2 कमरे पुराने समय के मिट्टी, भूसे और गोबर से बने हुए, जिनमें से एक में भूसा, एक में गोबर के उपले और लकड़ियाँ और एक में चारा काटने की मशीन। थोड़ी भीतर घुसते ही बाएं हाथ पर नाद, भूसा या चारा खिलाने हेतु एक 2-2 का छोटा गड्ढा। शेष 2 कमरे जो पक्के बने थे उनमें जगन्नाथ सिंह 72 वर्ष के और उनका पोता, बेटे का बेटा मनोज 12 वर्ष का, जिसे सब प्यार से मनु बुलाते, एक ही तख्ते लकड़ी के पलंग पर सोते थे। मनु अपने बाबा का बहुत दुलारा था। दूसरे कमरे में जगन्नाथ की बहू, बेटे की पत्नी सरिता 44 वर्ष की, अपनी बेटी दीपा 17 वर्ष के साथ उस कमरे में रहती। दीपा अपने भाई मनु से बहुत प्यार करती, पर मनु उससे अक्सर लड़ता रहता। जगन्नाथ पर 11 बीघा ज़मीन थी। अभी उस ज़मीन पर आमों के पेड़ लगे थे जो काफ़ी बड़े थे। साथ ही कुछ पेड़ अमरूद के तो कुछ कटहल के साथ। इस प्रकार पूरी ज़मीन पेड़ों का बाग थी। मुख्यतः आम के वृक्ष अधिक थे, इसीलिए लोग आम का बाग ही बोलते थे। जगन्नाथ के लड़के वीरा की मौत 4 वर्ष पहले कैंसर के चलते हुई थी। जगन्नाथ वीरा को भुला ना पाया था। एक बूढ़ा बाप जब खेत पर जाता, अपने बेटे को खेत में पानी देते हुए पेड़ लगाते, पेड़ों पर चढ़कर डाल हिलाते, आमों की गठरी तैयार करते। ऐसे ही न जाने कितनी यादों से जगन्नाथ का मन दुख के सागर में गोते लगाने लगता। वो कंधे पर पड़े अंगोछे को हाथ से मुंह पर लगाए खेत की बनी झोपड़ी जिसमें एक चारपाई पड़ी रहती बैठा रहता और उसकी आंखें नम हो जाती। दोपहर घर पर आकर खाना खाता और फिर खेतों पर शाम को अपने पोते के साथ समय बिताता और सो जाता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। उसके बेटे ने 6 बीघा ज़मीन बेचकर कुछ रुपए रिश्तेदारों से तो कुछ मित्रों से लेकर एक ट्रक खरीदा था, जो उसकी मौत के बाद पास के ही गांव का राम गोपाल मजदूरी पर चलाता था। वो एक सज्जन व्यक्ति और अच्छा ड्राइवर भी था। जगन्नाथ और राम गोपाल के पिता घनिष्ठ मित्र थे। राम गोपाल खेत पर पहुंचता है, जहां अपने वीरा की यादों में बैठे हुए जगन्नाथ को राम गोपाल के आने की सुध न रही। राम गोपाल: क्या चाचा, तुम भी? जगन्नाथ चौंक कर आंसुओं को पोंछते हुए: अरे राम, आओ बैठो, कब आना हुआ? भवानी कैसा है और सब राजी खुशी तो है? राम गोपाल: सब आपका आशीर्वाद है चाचा। इस बार जब तक खेतों में फसल तैयार होगी तब तक गाड़ी का एक चक्कर और हो जाएगा। आज सुबह बाजार से सीधा आपके पास आया हूँ। गाड़ी माल भरने के लिए लगा आया हूँ। सिब्बू भरवा रहा है, कल सुबह निकलना है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि गांव जाकर सबके हाल चाल ले लूँ। जगन्नाथ: अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी मेरे घर चलो, कुछ खा पी लो, फिर अपने घर चले जाना। राम गोपाल: नहीं चाचा, रात को आया, थका था तो ट्रक की छत पर ही लेट गया। सुबह आँख खुली तो गाड़ी को नंबर पर लगाया, फिर मैं वहाँ से सीधे आपके पास आया। अब घर जाऊँगा। जगन्नाथ: हमने तो बेटा तुझमें और वीरा में कभी अंतर नहीं समझा। तू भी तो बेटे जैसा ही है। पहले घर चलकर खाना खा लो, फिर नहीं रोकूंगा। और हाँ, इसी बहाने मन्नू भी मिल लेगा, बड़ी याद करता है तुम्हारी। चलो।
राम गोपाल, इस बार 1.5 महीना होने को आया, इधर की तरफ चक्कर ही नहीं लगा। चलो अच्छा फिर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। देखते ही मन्नू उत्साहित होकर चाचा की तरफ दौड़ता है। राम गोपाल, अरे मन्नू, पढ़ाई में मन लगता भी है या ऐसे ही? मन्नू, नहीं चाचा, पढ़ता तो हूँ, भौहें सिकोड़ कर बोलते हुए। फिर भी आप। तभी अंदर से दीपा आती है। दीपा, चाचा जी, ये कुछ भी नहीं पढ़ता, उल्टा लड़ता और है। अगर पढ़ाई की कह दी तो जैसे गुनाह कर दिया। जनाब को जैसे तैसे पढ़ाई करने बिठा लो तो समझो बुद्धि के शटर बंद। मन्नू चिढ़ते हुए दीपा को घूर रहा था। मन्नू, हाँ, जैसे तू तो पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर हो गई। जगन्नाथ, नहीं मन्नू, दीदी बड़ी है, उससे ऐसे नहीं बोलते, बहुत प्यार करती है पागल तुझे, दूसरी माँ है तेरी। चल उधर चल, चाचा को चाय पानी तो ला बेटा। दीपा, कुछ खाना वाना का भी इंतज़ाम करो। दीपा, जी अभी लाती हूँ, आप अपने चाय नाश्ता कीजिए, तब तक खाना लाती हूँ। राम गोपाल हाथ पांव धोकर पोंछते हुए, चाचा हमारी दीपा भी ब्याह लायक है, मोड़ा लड़का देखा कहीं? जगन्नाथ, अगर इसी प्रकार सब ठीक रहा तो अगले साल जाड़ों में ब्याह करने की सोची है। 2-3 जगह बात चलाई है, अभी बस देखा दिखाई की शुरुआत हुई। कोई ठीक लगा तो समझो झट मंगनी पट ब्याह करके देर न लगेगी। सभी नाश्ता करते हैं और तभी सिब्बू आ जाता है। जगन्नाथ, अरे सिब्बू, तुम यहाँ हो तो गाड़ी पर कौन? तभी सिब्बू, चचा एक दिक्कत आ गई। कैसी दिक्कत? जगन्नाथ ने पूछा। सिब्बू, चचा परसों कहीं हमार मोड़ा को बुखार भयो हो, कल तक इलाज कराओ पर घर पे। कल शाम डॉक्टर ने इटावा भर्ती करवाने की बोली थी। लड़का भर्ती तो हो गयो पर थोड़ा पैसा वगैरह की ज़रूरत आन पड़ी तो मोको बुलवाए भेजो है। गाड़ी में सज्जन की देखरेख में छोड़ आया हूँ, इस बार मैं बाहर ना जा पाऊँगा, उदास मन से कहा। जगन्नाथ, सिब्बू, परेशानी सबको आती है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में है, तुम्हें इस समय उसके पास होना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। जब सब ठीक हो तो आ जाना, अभी हम लोग हैं, तुम फिक्र ना करो। तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इंतज़ार में होंगे। कितने की ज़रूरत है वहाँ? दीपा को आवाज़ लगाते हुए। दीपा, बेटी दीपा, ज़रा यहाँ आओ। दीपा आती है। सिब्बू, चचा 8,000 मांगे हैं, नम आँखों से बोला। कोई बात नहीं, दीपा 10,000 लाकर देना बेटी, जगन्नाथ ने कहा। दीपा ने रुपए की गड्डी दादाजी को दे दी। जगन्नाथ रुपए देते हुए बोला, सिब्बू, यदि और रुपए की ज़रूरत हो तो बताना, ठीक है? अब जाओ, कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। सिब्बू के जाने के बाद राम गोपाल निराश होकर बोला, चचा अकेले काफ़ी दिक्कत होगी। जगन्नाथ, तुम चिंता ना करो राम, सिब्बू का काम तो नहीं कर पाऊँगा पर साइड वगैरह में मदद अवश्य कर सकता हूँ। मुस्कुराते हुए, मन्नू, चचा तुम हमेशा कहते हो मुझे घुमाने ले जाओगे और कभी नहीं ले जाते, अब तो बाबा भी जा रहे हैं, आप मुझे भी ले चलो ना। राम गोपाल, लेकिन सफ़र थका देता है और घर जैसी नींद गाड़ी के शोर में कहाँ आएगी? आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो ले चलूँगा। जगन्नाथ, सही कह रहे हैं चाचा, बेटा घर जैसा आराम कहाँ? मन्नू, आप लोग तो कभी नहीं चाहते कि मैं भी सब जगह घूमूं, पापा होते तो ज़रूर घुमाते। मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जगन्नाथ, बेटा तुम्हें लगता है कि रास्ते में सिर्फ आनंद आता है तो ऐसा नहीं है, कई तरह की परेशानी भी आती है, तुम्हें शायद यकीन नहीं। चलो राम, इस बार इसको भी ले चलो, इसे भी अनुभव करने दो। राम गोपाल, लेकिन ठीक है, चल भाई सुबह तैयार हो जाना। जी चचा, खुश होकर। दीपा, खाना परोस दो, राम को फिर जाना भी है, जगन्नाथ ने कहा। दीपा, लाई बाबा जी, और सभी खाते हैं। फिर खाने के बाद विदा ले राम गोपाल घर चला जाता है। सुबह 3 बजे मन्नू गहरी नींद में था, तभी जगन्नाथ ने सोचा, मन्नू को ले जाना ठीक नहीं, छोटा बच्चा बेकार में परेशान होगा। चलो चुपचाप उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। और पलंग से उतरकर दीपा के कमरे के दरवाजे के पास आकर, दीपा बेटी, दीपा, जगन्नाथ ने कहा। जी बाबा जी, दीपा ने कहा दरवाज़ा खोलते हुए। बेटी, जब तक मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं तब तक तुम खाने के लिए कलेव बांध देना, 3-4 आदमी के हिसाब से, जगन्नाथ ने कहा। अभी तैयार करती हूँ बाबा जी, उसको नहीं उठाया आपने? दीपा ने पूछा। बेटी, ये सोचकर कि वो बेकार में ही परेशान होगा, मैंने उसकी नींद खराब करना उचित नहीं समझा, जगन्नाथ ने कहा।
दीपा, लेकिन दादाजी आप तो जानते हैं आपके अकेले जाने के बाद वो बहुत ज़िद करेगा, ना खाएगा, ऊपर से मुंह फुलाएगा। आप कहें तो मैं उठा दूँ उसे। जगन्नाथ, फिर बेटी यहाँ तेरा मन कैसे बहलेगा, तो फिर अकेली सी हो जाएगी, सिर पर हाथ फेरते हुए। दीपा, बाबा मन्नू जाएगा, उसने कभी बाहर नहीं घूमा, उससे वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। यहाँ रहेगा तो मुंह फुलाए रहेगा, इससे अच्छा तो बाहर जाए, दुनियादारी देखे, नए अनुभव ले। और मेरा क्या, 2-3 दिन की बात है, वो तो माँ के साथ घर का काम करते करते कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वहाँ से आने के बाद जब वो सफ़र की बातें बताएगा तो मेरा दिल भी बहल जाएगा और वो खुश होगा। जगन्नाथ, ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, जाओ उसे उठाकर तैयार कर दो और उसका सामान भी पैक कर देना। दीपा, जी बाबा। शुरुआत में मन्नू नींद की वजह से टाल मटोल करता है, पर जैसे ही दीपा गाड़ी पे जाने की बात याद दिलाती है, उठ जाता है और तैयार होकर सभी गाड़ी के पास पहुंचते हैं। सारे कागज़ चेक कर राम गोपाल, मन्नू और जगन्नाथ ट्रक में बैठकर सफ़र के लिए रवाना होते हैं। माल को आगरा से होते हुए अलवर पहुंचाना था, तो दिन भर मस्ती मजाक करते आगरा पहुंचे। वहां थोड़ा माल उतारने के बाद थोड़ा माल और भरवा कर गाड़ी अलवर पहुंची। शाम 8 बजे अलवर माल डलवा कर राम गोपाल और जगन्नाथ ने नया माल भरवाने की बात की, तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ने उन्हें बंसौर जाने की बात की और बताया यदि गाड़ी से 11 बजे तक पहुंचकर माल भरवा लिया तो ठीक, वरना सुबह 4 बजे लोकल ट्रक वाला माल लेकर इटावा निकल जाएगा। उन्हें जल्दी लौटना भी था और माल भी वापसी का मिल रहा था, तो सोचा कहीं और का माल लेने पर गाड़ी खाली जाएगी और पास से ही माल लेकर घर निकलेंगे तो रुपए और समय दोनों का ही फ़ायदा होगा, और गाड़ी बंसौर की तरफ बढ़ा दी। 2.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद गाड़ी एजेंसी पर थी। जब बात की तो पता चला इटावा का माल लोड हो चुका है, आपको दौसा का माल मिल जाएगा, ले जाना हो तो लोड करें। फैसला हुआ कि दौसा से माल मिलने का चांस ज़्यादा है, तो दौसा तक माल लेकर जाना तय हुआ। और गाड़ी में माल भरने में वक्त था तो थोड़ा खा पीकर आराम किया, तब तक माल भर गया। तकरीबन रात के 11:30 बजे गाड़ी अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ी। अब तक राम गोपाल थक चुका था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। जगन्नाथ बातें कर रहा था, मन्नू बीच की लंबी सीट पर सो रहा था। तो जगन्नाथ ने कहा, राम बेटा, कोई गाना ही सुनाओ। उस वक्त गांव में भजन, लोकगीत आदि का बड़ा चलन था। रास्ता टूटा फूटा, गड्ढे आदि से अधकच्चा सा प्रतीत हो रहा था। रात 2 बजे तक हंसते गाते एक ढाबे पर ट्रक रुका, तो मन्नू को उठाना उचित ना समझा और दोनों ढाबे पर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो राम गोपाल को जानता था अपनी सीट से उठकर आया और आवाज़ दी। राम गोपाल ने देखा, अरे ये तो जनार्दन भाई हैं। भाई, अरे राम भाई, कहाँ से आ रहे हो? राम गोपाल, अरे भाई, सोचा था कि बंसोरा से इटावा का माल मिलेगा तो गाड़ी ले घर निकल लूँगा, पर यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि वो माल डिलीवर हो चुका था, तो फिर दौसा का भरवा कर जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ दौसा से शायद इटावा के लिए माल मिल जाए। जनार्दन, वो तो ठीक है, बड़ी सिटी है, आराम से मिल जाएगा, पर दौसा जाओगे कैसे? राम गोपाल विस्मय से, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जनार्दन, भाई क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? इस रोड पर बहुत से हादसे होते हैं। कहते हैं रात को ये रोड वीरान सी और डरावनी हो जाती है, न जाने कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। रात में उधर से मत गुजरना। प्रतापगढ़ से राइट मुड़कर थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर वो रास्ता ठीक है। राम गोपाल और जगन्नाथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तेज़ी से हंसते हैं। जगन्नाथ, बेटा इतनी उम्र हो गई, हमें तो कभी कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, इतना भी क्या डरना? तुम कभी निकले हो वहाँ से? जनार्दन राम गोपाल की तरफ देखता है, इशारे से पूछता है। राम गोपाल, यही तो वो चचा हैं जिनकी गाड़ी में चलाता हूँ। जनार्दन, देखो चाचा, यकीन करने के लिए नहीं कह रहा, पर सावधान रहना, कईयों के साथ बुरे हादसे घटे हैं। फिर राम गोपाल की तरफ देखकर, देखो राम भाई, अक्लमंदों ने एक बात कही है, जहर को जहर मानने के लिए चखना ज़रूरी नहीं। वैसे प्रतापगढ़ चौराहे पर पुलिस चेक पोस्ट है, उसके बाद गाड़ी तब तक मत रोकना, ना ही गाड़ी से उतरना जब तक शहर की तरह हलचल और लोगों की भीड़ भाड़ ना दिखाई दे। और हाँ, गाड़ी पर किसी को मत बिठाना, सुना है वहाँ गजब गजब के छलावे दिखते हैं। प्रतापगढ़ से पहले भैरव का प्रसाद ज़रूर चढ़ाना, भैरव बाबा रक्षा करेंगे। वैसे मेरी बात मानो राम भाई, रास्ता बदल कर जाना,
ये प्रतापगढ़ से अजबगढ़ होते हुए दौसा मार्ग ठीक नहीं, और वैसे भी आज अमावस है। इस समय इन ताकतों का असर ज़्यादा होता है। वैसे जो मुझे मालूम था बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। राम गोपाल: चलो ठीक है, अब ये सब छोड़ो, ये बताओ बीवी बच्चे तो ठीक हैं? जनार्दन: रघुवीर की दया से सब भले चंगे हैं। तब तक गाड़ी से मन्नू बाहर आकर दादाजी के पास आ जाता है। जनार्दन: अब ये कौन है? राम गोपाल सिर पर हाथ फेर कर: चाचा का पोता है भाई, मेरा भतीजा है। जनार्दन: चलो बेटा आओ हमारे पास, और उसे ढाबे की दुकान पर ले जाकर बताओ क्या लेना चाहोगे? मन्नू: पापड़ और चाय। और 5 मिनट बाद राम गोपाल: अच्छा भाई चलते हैं। जनार्दन: ध्यान से जाना, बालक भी साथ है। राम गोपाल: हम ध्यान रखेंगे। राम राम भाई। जनार्दन: राम राम। राम राम चाचा। जगन्नाथ: राम राम बेटा, खुश रहो। चलो मन्नू गाड़ी पर चढ़ो। सभी आगे के सफ़र पर बढ़ जाते हैं। आधा घंटे के लगभग प्रतापगढ़ चुंगी पर कुछ पुलिस वाले गाड़ी रुकवा रहे थे। 2-3 कारें और 5-6 ट्रक खड़े थे। पीछे लाइन में ट्रक खड़ा कर राम गोपाल पुलिस वालों के पास जाता है। राम गोपाल: दरोगा साहब राम राम। दरोगा कागज़ चेक कर रहा होता है। हाँ भाई, गाड़ी के पेपर लाओ। सिपाही की तरफ इशारा करते हुए: जनाब की गाड़ी चेक करो। राम गोपाल: जी दरोगा साहब, लीजिए ये गाड़ी के पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, माल डिलीवरी ऑर्डर की रसीद, सारे पेपर्स दिखाता है। दरोगा: ठीक है, जाकर ज़रा चेकिंग करवा लो गाड़ी की। राम गोपाल दरोगा से पेपर लेकर: आइए साहब। सिपाही को इशारा करता है। सिपाही: ये गाड़ी में कौन है? राम गोपाल: जी साहब, ये बूढ़े से हमारे चचा जगन्नाथ हैं, और उनका पोता और हमारा भतीजा मन्नू। सिपाही सवारी समझकर: तू यहीं रुक। डंडा ट्रक पर मारता है और हेलो क्या नाम है? और मोड़ा कौन है? दोनों खिड़की से झांकते हुए: जनाब ये हमारा पोता मन्नू और हमारा नाम जगन्नाथ है जी, इटावा के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ? सिपाही ने पूछा। जी जनाब, दौसा तक जा रहे हैं, जगन्नाथ ने जवाब दिया। फिर गाड़ी के पीछे की तरफ: अंदर क्या है? कहता हुआ टॉर्च से गाड़ी पर चढ़कर देखता है। राम गोपाल: साहब वही जिसके कागज़ दरोगा साहब को दिखाए थे। सिपाही: ठीक है। सिपाही दरोगा के पास आकर: सब ठीक है जनाब। दरोगा: ठीक है, आगे किसी को बिठाना नहीं, संभाल कर गाड़ी चलाना, और नींद तो नहीं आ रही? राम गोपाल: नहीं साहब, ठीक से पहुंच जाऊंगा। दरोगा: मैं भी यही कह रहा हूँ, ठीक से जाना। कौन से रास्ते से जा रहे हो? राम गोपाल: छोटे रास्ते से जाने की सोच रहा हूँ। दरोगा: अच्छी बात है, नशा तो नहीं करते? राम गोपाल: नहीं साहब। ठीक है, तो निकल जाओ, पर थोड़ा सावधानी से, रोड खराब है, इसीलिए संभल कर चलना। कुछ अफवाहें सुनी हैं, वैसे आराम से जाना। चलो अब जाओ, दरोगा ने कहा। राम गोपाल: जी दरोगा साहब, धन्यवाद। राम गोपाल गाड़ी पर आकर गाड़ी को अन्य ट्रकों से आगे निकालते हुए बैरिकेटिंग के पास हाथ देता है। सिपाही दूसरे सिपाही को इशारा करता है और वो बैरिकेटिंग खोल देता है। जगन्नाथ: क्या पूछ रहे थे दरोगा जी? राम गोपाल: बस वही गाड़ी के पेपर और माल चेकिंग, उसके बाद रोड पर संभल कर चलने की हिदायत। जगन्नाथ: देखो भाई, किस्से तो हमने भी सुने हैं कि भूतों की बारात गांव से गुजरती थी, फला फला न जाने क्या क्या। तुम कुछ मानते हो? राम गोपाल: आज तक देखा तो मैंने भी कुछ नहीं। जगन्नाथ: मन्नू, तुम्हें कोई गाना आता है तो सुनाओ। मन्नू: हाँ सुनाऊँ? उसने गाना शुरू किया। पूरे गाने को बड़े ही सुर में गाता है। जगन्नाथ: वाह, बहुत सुंदर। क्यों भाई राम, कैसा लगा मन्नू का गाना? राम गोपाल: गजब था। लो भाई, आ गए अजबगढ़। धीरे धीरे अजबगढ़ भी क्रॉस होता जा रहा था। अजबगढ़ को निकले 8 या 10 किलोमीटर ही हुए थे। राम गोपाल: चचा टाइम बताना, कितना बज रहा है? जगन्नाथ: 2 बज गए हैं, बस 2 घंटे बाद 4 बज जाएगा। अब क्या है समझो, एक बार हाईवे आ गया तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और दौसा पहुंच जाएंगे। राम गोपाल: हाँ चचा, बस ये थोड़ी रोड है, थोड़ा टाइम खा रही है, वैसे ज़्यादा समय ना लगे। तभी 500 मीटर दूर कोई बीच रोड पर सिर को झुकाकर बालों को इधर उधर कर सिर हिला रही कोई औरत सी मालूम पड़ती है। राम गोपाल: ये कौन है? डरते हुए गाड़ी को स्लो करता है। जगन्नाथ: कांच लगा लो, कुछ अचंभित से होकर। मन्नू भी बड़ी तेज़ी से कांच लगाता है और चाचा अपने साइड का कांच लगा लेते हैं।
और राम गोपाल भी अपनी तरफ का कांच खिसका कर बंद कर लेता है। जगन्नाथ, राम गोपाल, डरने की कतई ज़रूरत नहीं। कुछ चोर या बदमाश लोग ऐसे ही डरा कर लोगों को लूट लेते हैं, इसीलिए गाड़ी इतनी तेज़ रखो कि कोई गाड़ी पर चढ़ ना सके। राम गोपाल ट्रक की स्पीड बढ़ाता है। ट्रक को अपनी ओर तेज़ी से आता देख वो शख्सियत रोड को छोड़कर धीरे धीरे खेतों में चली जाती है। उसके जाने के बाद राम गोपाल को चैन आता है। राम गोपाल स्पीड कम करते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर निकल आया था। चाचा आप ठीक कहते थे, ज़रूर कोई बदमाश मंडली होगी। जगन्नाथ, चोर बदमाश ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे डर कर या किसी लालचवश कोई गाड़ी रोके और वे अपने मकसद को अंजाम दे। अब संभल कर गाड़ी के कांच खोल लो जिससे हवा आए, घुटन सी हो रही है। दोनों अपनी अपनी साइड की खिड़की खोल लेते हैं। अभी कुछ ही दूर और चले कि किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई औरत रो रही हो। मन्नू भी उत्सुकता से ये सब सुन रहा था। राम गोपाल और जगन्नाथ ने भी अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई, पर आवाज़ जैसे गाड़ी के साथ साथ चल रही हो। गाड़ी के बाहर किसी के ना दिखने से काफ़ी डर का माहौल हो गया। राम गोपाल और जगन्नाथ एक दूसरे को देखते हैं, फिर मन्नू को। तभी मन्नू ट्रक के छत की ओर तर्जनी उंगली उठाकर इशारा करता है। जगन्नाथ राम गोपाल को धीरे से खिड़की का कांच खिसकाने का इशारा करता है और खुद अपनी साइड की खिड़की धीरे से खोलकर थोड़ा साइड गेट पकड़कर ट्रक की छत पर देखता है। कोई औरत जिसके चेहरे पर एक साइड का गाल नहीं था, भीतर तक के साइड के जबड़े में स्थित दांत साफ दिखाई दे रहे थे। जगन्नाथ की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने तुरंत ही जगन्नाथ की ओर घूर कर देखा। आंखें जैसे सफ़ेद पत्थर हो, बहुत भयानक चेहरा, माथा फटा हुआ, आधे बाल खून से लाल और आधे काले। ऐसे भयानक दृश्य को देख जगन्नाथ गाड़ी के भीतर तेज़ी से लपका और गेट बंद कर कांच लगा लिया। राम गोपाल ने जगन्नाथ की हालत देखी तो कुछ पूछने की हिम्मत ना की। जगन्नाथ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी तो सोचा खुद ही उठकर देखा जाए। उसने खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी जगन्नाथ ने ऐसा ना करने का इशारा किया। कांच और दरवाजे बंद होने से बाहर की आवाज़ें रुक चुकी थी। राम गोपाल कुछ देर मौन रहकर, चाचा क्या था ऊपर? जगन्नाथ झाल से पानी पीकर मन्नू की तरफ देखता है। राम बेटा, जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। गाड़ी की स्पीड कम ना करना, बड़े गड्ढों को दोनों टायर के बीच से निकालना, गाड़ी चलाने पर ध्यान देना और हर आवाज़ को अनसुना करना, समझे? अब जितनी जल्दी हो बिना दाएं बाएं देखे सामने की ओर गाड़ी चलाओ। इतना कहा ही था कि तभी संदूक लिए एक हाथ में एक लाल साड़ी पहने औरत घूंघट डाले और एक हाथ में किसी छोटे बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिए सड़क के किनारे सिर झुकाए दोनों खड़े थे। एक पेड़ के नीचे दिखाई दिए। राम गोपाल, चाचा कोई औरत और बच्चा है, क्या गाड़ी रोकूं? जगन्नाथ, गाड़ी मत रोको, ये छलावा है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। स्पीड बढ़ाओ, पूरे ध्यान से सामने देखो। राम गोपाल, ये कैसा छलावा? जगन्नाथ, यकीन करो, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जानते हो? मन्नू, मुझे बजरंग बाण आता है। जगन्नाथ, तो तेज स्वर में गाओ, इतना कि तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जा सके। मन्नू, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजो प्रभु अरज हमारी। तभी रोड पर खड़े वो दोनों अपनी नज़रें ऊपर उठाते हुए चीखते हैं, पर मन्नू की आवाज़ और बंद कांच उन आवाज़ों को कानों तक नहीं पहुंचने देते। लेकिन उनके भयानक चेहरे और आंखों को राम गोपाल और जगन्नाथ देख चुके थे और अब पसीना जगन्नाथ से ज़्यादा राम गोपाल को आ रहा था। मन्नू अभी भी आंख बंद कर बजरंग बाण का पाठ कर रहा था। अब राम गोपाल ने एक्सीलेटर पर दबाव देना शुरू कर दिया था और गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी थी। जगन्नाथ, राम घबराओ मत, तुम्हारी घबराहट से उनको फ़ायदा और हमें नुकसान हो सकता है। रोड खराब है, सामान्य रफ्तार पर चलो जो इस रोड के हिसाब से हो, अन्यथा सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है। राम गोपाल एक्सीलेटर पर दबाव कम करते हुए, जी चाचा। मन्नू, तभी मन्नू का बजरंग बाण पूरा हुआ। पढ़ लिया बाबा, पूरा हो गया, सूचित करते हुए। जगन्नाथ, बहुत अच्छी बात है। मन्नू लेट जाओ, अब जब शहर आएगा तो उठा दूंगा, वैसे भी अभी सुबह होने में समय है। जगन्नाथ नहीं चाहता था कि मन्नू वो सब देखे। जगन्नाथ को मन ही मन लग रहा था जैसे अभी कुछ और बुरा होने को है। क्या होगा आगे? मन्नू कहने पर लेट गया, पर नींद न थी। ट्रक की आगे की खिड़की 1 अंगुल तक खिसका ली थी जिससे घुटन ना हो।
छत पर अब किसी ने मानो धम धम की आवाज़ करना शुरू किया। जगन्नाथ ने कुछ क्षण विचार किया, फिर झाल का जल हाथों में लेके एक मंत्र पढ़ा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथ आय नाथाय सीताय पत्ते नमः, और जल छत के ऊपर फेंका। तभी धम की आवाज़ आनी बंद हो गई। अभी 500 मीटर ही आगे और बढ़े होंगे कि खेतों की फसल को चीरता हुए कोई राम गोपाल की तरफ वाली साइड वाले खेतों में दौड़ रहा था। राम को फसलों का झुकना और सीधा खड़ा होना दिखाई दे रहा था, पर है कौन नज़र नहीं आ रहा था। जगन्नाथ ने भी ड्राइवर सीट की खिड़की से देखा, परंतु कुछ ना दिखा। सोचा ज़रूर जंगली सूअर होंगे। मन की घबराहट छुपाते हुए राम गोपाल ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। जगन्नाथ ने कहा। तभी किसी जानवर ने गाड़ी के आगे से फ्रंट कांच के सामने राम गोपाल की तरफ से राइट टू लेफ्ट उछाल मारी और जगन्नाथ की तरफ वाले खेतों में गुम हो गया। मानो बाल बाल बच गए, वरना कांच तोड़ दिया होता। लेकिन सामान्य जानवर ऐसा कैसे कर सकता था? और ये इतनी तेज़ी से घटित हुआ कि कुछ भी सही से ना देख पाए। पर निश्चित ही कोई नीलगाय जैसा प्राणी रहा होगा। राम गोपाल, मन्नू और जगन्नाथ अब सब सकपका गए। राम गोपाल, चाचा देखा ये क्या था? जगन्नाथ, कोई गाय या भैंस होगी। मन्नू, लेकिन बाबा इतनी ऊंची कैसे उल गई? जगन्नाथ, यही तो समझ नहीं आ रहा ये था क्या? बस कहने की देर थी कि राम गोपाल को जवाब लेफ्ट साइड मिरर में दिख रहा था। एक भैंसा जैसा शरीर वाला जिस्म, जिसका सिर किसी मोटे तगड़े इंसान का, काला चेहरा, लाल आंखें, सिर पर सींग, बिल्कुल विचित्र सा प्राणी दिख रहा था। राम गोपाल, चाचा ये क्या भला है? बुरे फंसे चाचा हम। जगन्नाथ ने खिड़की से सिर निकाल पीछे झांका और जगन्नाथ को देख वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी पीछे के टायर समीप तक समानांतर आकर जगन्नाथ से बोला, गाड़ी रोक, रोक गाड़ी। जगन्नाथ समझ गया ये छलावा है, क्योंकि ऐसा जानवर संसार में उसने ना पहले कभी देखा ना सुना। उसने राम गोपाल से कहा, गाड़ी को सही से चलाना और मेरे साथ बोलो, राम भक्त हनुमान की जय, पीपल वाले हनुमान की जय, बोलो कैला माई की जय। अब फिर जगन्नाथ ने देखा तो पीछे कोई ना था। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। यूं जयकारा लगाते कुछ देर हुई, तभी राम गोपाल ने अपने साइड के मिरर में उसी जानवर को रोड पर धीरे धीरे दौड़ता हुआ देखा तो गाड़ी की स्पीड भी स्लो कर दी। जगन्नाथ, क्या हुआ, भागते क्यों नहीं? राम गोपाल, चाचा पीछे देखो। जगन्नाथ ने खिड़की से पीछे देखा तो जैसे कुछ देर तेज दौड़ने के बाद वो विचित्र प्राणी धीमे धीमे चल रहा था। उसे देखकर जगन्नाथ ने खिड़की खोली और तब तक वो विचित्र प्राणी रुक गया। जगन्नाथ ने चलती गाड़ी से अपनी साइड की खिड़की खोल छत के ऊपर झाँका, लेकिन अब कोई ना था। जगन्नाथ ने राम गोपाल को इशारा किया और राम गोपाल ने गाड़ी रोक दी, लेकिन वो चीज़ पीछे ही रुक चुकी थी। हूँ की अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। उसकी दूरी गाड़ी से लगभग तकरीबन 80 या 90 फीट थी। वह यदि पुनः दौड़ता तो जगन्नाथ का इशारा मिलते ही राम गोपाल गाड़ी को तेज़ी से भगा लेता। पहले तो कुछ देर ट्रक की तरफ देख उस विचित्र प्राणी ने कहा, आओ इधर, आजा आजा। फिर गाड़ी के पीछे ना जाकर राइट के खेतों की फसल में दौड़ लगा दी। उसे देख राम गोपाल को बाहर निकलकर देखने को कहा। राम गोपाल भी गाड़ी से निकला। राम गोपाल, चचा क्या गया वो? जगन्नाथ, लगता तो ऐसा है कि शायद इनका अपना इलाका होता है, उससे आगे नहीं जाते, पर होशियार रहना, कुछ कह नहीं सकते। 30 सेकंड बाद खेतों से निकलकर एक आदमी मोटा तगड़ा सा रोड पर खड़ा हो गया जहां वो जानवर था। उसने कहा, आज तो तुम बच गए, अगली बार आना तब देखूंगा, नाक के स्वर से भरभराती आवाज़ में। इतना कहकर वो गायब हो गया। ये समझ गए कि वो छलावा था, लेकिन भयानक था। अतः दोनों पुनः गाड़ी में बैठकर मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर वो रुक क्यों गया, और निश्चिंतता का भाव चेहरे पर था। शायद अब यकीन था कि वे सुरक्षित थे। वे कुछ दूर ही चले थे कि सड़क किनारे किसी का थान जैसा ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उस पर कुछ मूर्तियाँ थी और पीपल का वृक्ष, जहाँ एक दो गांव वाले भी थे जो पीपल पर धूप अगरबत्ती लगाकर गणेश, शंकर जी आदि देवताओं की स्तुति कर रहे थे। वृक्ष के समीप ही आगे बढ़ने पर एक हैंडपंप दिखाई दिया, जहाँ कुछ लोग वृक्ष के नीचे खड़े तो कुछ तमेड़ी में हैंडपंप से पानी निकाल रहे थे। ये देखकर राम गोपाल बोला, चाचा शायद इसी थान पर पूजा होने से उस छलावे की इधर आने की हिम्मत ना थी, और उन्होंने मन ही मन गणेश जी
और गौरा शंकर को प्रणाम किया और कुछ ही समय की यात्रा और की और मेन हाईवे से दौसा मार्ग पकड़ अपने गंतव्य पहुंचे। दोपहर में इटावा के माल का नंबर लगाकर ट्रक भरवा लिया और शाम आने तक सभी ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी या आपके एक्सपीरियंसेस की कहानियाँ हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानियों को लोगों तक पहुँचाएंगे। और मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय बजरंगबली।